नमस्कार साथियों, मैं विकास ज़ेनिथ एकेडमी आपका स्वागत करता हूं। फिर एक बार हम रीस्टार्ट कर रहे हैं वीडियो बनाना और सोच रहा हूं कि इस बार अच्छी-अच्छी वीडियो और बना के लेके आऊं। बस समझता हूं आप मुझे धोखेबाज ना समझें, क्योंकि मैं थोड़ी परेशानी में था तो वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब सारी परेशानियां दूर हो चुकी हैं, तो मैं सोचता हूं अब आपको एक अच्छी-अच्छी नई-नई वीडियो मैं आपको बना के दूं। और यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम आ रहा है, एनटीपीसी के भी एग्जाम हैं, कई सारे आपके एग्जाम लगे हुए हैं, तो एक एक करके मैं आपको वीडियो लेके आऊँगा। और आज हम स्टार्ट करेंगे एकदम नया सेशन, हिस्ट्री का सेशन आपको शुरू करेंगे। बिल्कुल बेफिक्र रहें, एकदम बढ़िया पढ़ाएंगे, मस्त पढ़ाएंगे, आप बेफिक्र होके पढ़ें। और अच्छे से, जैसे पिछली बार वीडियो मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो में, कि आप नोट्स डेलीगेट करते रहें, आप नोट्स लिखें, बढ़िया लिखें, फर्स्ट क्लास लिखें। और मैं आपको एक-एक शब्द समझाऊँगा, एक-एक बात बताऊँगा और एक-एक चीज़ पढ़ाऊँगा। आपको कतई नहीं ज़ाहिर होगा कि नोट्स बनाने हैं, कहाँ से बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, किस किताब से बनाने हैं। आप बेफ़िक्र होके आप बस मेरी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन बिल्कुल मस्त तरीके से। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इतिहास का। देखिए, बीच में से हम थोड़ा शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि शुरुआत जो है, मैं पहली जो वीडियो है सिंधु घाटी सभ्यता की हिस्ट्री पढ़ाऊँगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जो वीडियो है वो आपको अपलोड कर दूँगा मैं बनाकर। आज मैं स्टार्ट करूँगा आपका गुप्त साम्राज्य। तो आप तैयार हैं? तो आप गुप्त साम्राज्य हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा साम्राज्य? गुप्त साम्राज्य हम प्रारंभ करते हैं। ठीक है? अब गुप्त साम्राज्य किस साम्राज्य के बाद आया? गुप्त साम्राज्य जो है वह किस साम्राज्य के बाद आया, पहले हम ये देख लेते हैं। तो गुप्त साम्राज्य से पहले हम लोगों को मौर्योत्तर काल हम लोगों ने पढ़ते हैं। कौन सा काल पढ़ते हैं? मौर्योत्तर काल पढ़ते हैं। अब मौर्योत्तर काल में आप लोगों ने पढ़े थे, एक तो आपने स्थानीय वंश पढ़े थे और दूसरा आपने विदेशी वंश पढ़े थे। स्थानीय वंश पढ़े थे और आपने विदेशी वंश। देखिए, मैं बीच में से शुरू कर रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ ना आए, लेकिन आप मेरा हल्का सा साथ दें और समझने का प्रयास करें कि ये चैप्टर मैं बीच में से शुरू कर रहा हूँ कि आपको पिछला इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि हल्का सा आपको समझ आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा से। स्थानीय वंश में देखिए, जो प्रश्न आते हैं वो हमेशा क्रम से पूछे जाते हैं। तो पहला जो स्थानीय वंश था वो कौन सा था? सुंग वंश। दूसरा जो वंश था वो आपका था कड़प वंश। तीसरा जो स्थानीय वंश था वह था आपका सातवाहन वंश। कौन सा वंश था? सातवाहन। परीक्षाओं में क्या करता है, कभी कभी यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से स्थानीय वंश का क्रम बताइए। निम्नलिखित में से स्थानीय वंश का क्या बताइए? क्रम बताइए। तो सबसे पहले आपके सुंग होंगे, कड़बक होंगे और आपके सातवाहन वंश होगा। ये आपको क्रम उल्टा सीधा दे देगा, आगे पीछे दे देगा और आपसे पूछेगा कि सातवाहन जो आपके स्थानीय वंश है उनका क्रम बताइए। सुंग वंश, कबक वंश और आपके सातवाहन वंश। आगे चलते हैं, विदेशी वंश का क्रम देख लेते हैं। तो विदेशी वंश में देखेंगे आप, आपके 4 वंश भारत में आए थे। कितने वंश आए थे? 4 वंश भारत में आए थे। तो पहला वंश देखेंगे तो हिंद यवन वंश, हिंद यवन वंश। दूसरा वंश देखेंगे तो शक वंश और तीसरा वंश देखेंगे तो पहलव वंश और अंतिम वंश देखेंगे तो कुषाण वंश। ये हमारे क्या थे? विदेशी वंश। हमको इसी क्रम में याद करने हैं। एक प्रश्न हमारा निश्चित ही क्रम से आता है कि भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी राजवंशों का क्रम बताइए। विदेशी राजवंशों का क्रम बताइए। तो विदेशी राजवंश कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो आपका हिंद यवन हो जाएगा, शक हो जाएगा, पहलव हो जाएगा, कुषाण हो जाएगा। ठीक है, इतनी समझ में आई। अगला पॉइंट इसको रख कर लेते हैं। आपने विदेशी वंश में देखा कि अंतिम वंश कौन सा था? कुषाण वंश। और स्थानीय वंश में आपने देखा कि अंतिम वंश कौन सा था? कुषाण वंश। अंतिम वंश स्थानीय वंश में देखा कि सातवाहन वंश और विदेशी वंश में देखा आपने तो कुषाण वंश था। ठीक। सातवाहन वंश के बाद में जिस साम्राज्य का उदय हुआ वह है सात
गुप्त साम्राज्य था। कौन सा था? गुप्त साम्राज्य था। कौन सा साम्राज्य था? गुप्त साम्राज्य। अब मैं आपको एक एक तरीके से चीजें लिखता जाऊंगा, आप उस चीजों को नोट डाउन करते चलना, ठीक है? थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हम चीजों को सीखेंगे और परीक्षा में अच्छी तरीके से हम तैयारी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए कि कुषाण वंश जो थे गुप्त साम्राज्य में, वो पश्चिमी पंजाब का क्षेत्र था। कुषाणों का कौन सा था? पश्चिमी पंजाब का क्षेत्र था, जिसमें कौन रहते थे? कुषाण रहते। ठीक है, देखेंगे कि गुजरात और मालवा, गुजरात और मालवा का जो क्षेत्र था, उसमें जो अधिकार था वो है आपके शक रहते। किनका अधिकार था? शकों का अधिकार। अगला पॉइंट देख लेते हैं। और मगध में जिनका उदय हुआ, मगध में, जैसे मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा बना लेते हैं। ठीक है, मैप के माध्यम से जब हम पढ़ते हैं एक अच्छा फ्लोमेंट आता है। मैप के माध्यम से क्या होता है? एक अच्छा फ्लोमेंट आता है। तो जैसे आपने 16 महाजनपद में देखा कि सबसे ज्यादा जो महाजनपद थे वो किस में थे? उत्तर प्रदेश में थे। किस में थे? उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, मगध साम्राज्य आपका ये है, गुजरात आपका ये वाला क्षेत्र है, और पंजाब आपका ये वाला क्षेत्र है। तो हम देखेंगे तो ये वाला भाग आपका कुषाणों से, ये वाला भाग आपका शकों से, और इस भाग में मगध भाग में जो उदय हुआ वो किसका हुआ? यानी कि गुप्त साम्राज्य। किसका उदय हुआ? गुप्त साम्राज्य। किसका उदय हुआ? गुप्त साम्राज्य। ठीक है, समझ आ रहा है ना? ठीक है, फिर से देख लेते हैं कि पश्चिमी पंजाब क्षेत्र में कुषाणों का वंश था। गुजरात और मालवा क्षेत्र में देखेंगे तो शक थे। ठीक है, और मगध के क्षेत्र में, मगध के क्षेत्र में जिसका उदय हुआ वह कौन थे? गुप्त साम्राज्य के लोग, यानी गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। ठीक है, हमने इसे मैप में भी देखा। ये वाला भाग आपका शकों का रहा, ये आपका मगध क्षेत्र गुप्त का रहा, और ये वाला क्षेत्र आपका कुषाण। ठीक है, क्लियर? अब आगे चलते। अब बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के संस्थापक की। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक की, तो गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था, गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था वह आपका श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना की, तो उसमें प्रारंभिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश व बिहार के थे। किसके थे? उत्तर प्रदेश व बिहार के। उतार लेना साथ साथ। ठीक है, समझते हैं ना? जहां समझना है हम मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर ही चल रहा है तो आज से लिख लेते हैं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो धीरे धीरे आप पढ़ोगे चीजें समझ आएंगी, एक साथ पढ़ोगे चीज समझ नहीं आएंगी। गुप्त साम्राज्य से पहले मैंने आपको बैकअप इसलिए समझाया क्योंकि आपको चीजें समझ आने लगे। ठीक है, तो संस्थापक कौन हो गए? श्रीगुप्त। इन्होंने उत्तर प्रदेश व बिहार के क्षेत्र में गुप्त साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखो, यहां तक तो समझ आ गया। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब इनके शासक देख लेते हैं हम एक बार। गुप्त साम्राज्य में कितने शासक हुए उनको हम देख लेते हैं एक बार, क्योंकि क्या होता है कि हम चैप्टर तो पूरा पढ़ लेते हैं लेकिन प्रश्न नहीं बता पाते कि कहां से आ रहे हैं। भाई मेन चीज क्या है कि एग्जाम में क्या आने? प्रश्न आने। प्रश्न ही तो आते हैं एग्जाम में, थ्योरी तो आती नहीं है। एक क्वेश्चन लिखा होता है, उसके बाद 4 ऑप्शन होते, सिंपल सा है। अगर हमको ये पता चल जाए कि प्रश्न कहाँ से बन सकता है, प्रश्न कहाँ से बन सकता है, तो समझना आसान हो जाएगा और प्रश्न करना भी आसान हो जाएगा और हमारा एग्जाम अच्छे से निकल सकता है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि इनके शासक कौन कौन से रहे। हमने तो ये देख लिया कि भाई संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। अब हम देख लेते हैं इनके शासक कौन कौन से थे। तो पहले तो आपके रहेंगे भाई श्रीगुप्त, उनके बाद में आए घटोत्कच। कौन आए? घटोत्कच। घटोत्कच के बाद में आएंगे आपके चंद्रगुप्त प्रथम।
कौन आएंगे? चंद्रगुप्त प्रथम। ये जैसा क्रम बता रहा हूं आपको उसी क्रम से नोट डाउन करना है, नोट्स बिल्कुल बाकायदा, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में आएंगे आपके समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बाद में आएंगे आपके समुद्रगुप्त, ठीक। समुद्रगुप्त के बाद में आएंगे आपके रामगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद में शासक कौन बना? राम। रामगुप्त के बाद में शासक बना चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन राजा बने? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनकी उपाधि विक्रमादित्य। जिनकी उपाधि क्या थी? विक्रम। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ से किसकी उपाधि पूछी जाएगी और कितना अंदर तक प्रश्न बनता है। क्या होता है, कई सारे बच्चे क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा डीपली पढ़ लेते हैं, तो डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में केवल इतने क्वेश्चन आते हैं जितना आपके एग्जाम का पैटर्न है, क्योंकि मेन चीज एग्जाम की क्या होती है? सिलेबस। और आपने सिलेबस पढ़ रखा है और एग्जाम का लेवल मालूम है, तो आपको परीक्षा पास करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। सफल वही होगा जो सही तरीके से पढ़ रहा है। बाद बाकी पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे नोट्स हैं और बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं। सही तरीके से कौन पढ़ा रहा, कैसे पढ़ा रहा, ये आपके एग्जाम के ऊपर निर्भर है, ठीक है। तो हमने देखा श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में आते हैं आपके कुमारगुप्त। कौन आते हैं? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बाद में आते हैं आपके स्कंदगुप्त। स्कंद, ठीक है। अब स्कंदगुप्त तक तो सभी पढ़े होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों का वर्णन आता है। अगर हम एग्जाम की छोटी किताबों में देखें, वनडे एग्जाम में देखें, तो स्कंदगुप्त तक ही पढ़ता है इंसान। कहाँ तक? स्कंदगुप्त तक ही पढ़ता है व्यक्ति और स्कंदगुप्त तक ही वह जानता है। लेकिन इसके बाद सीधे जो देखता है वो भानुगुप्त को देखता है। किसको देखता है? भानुगुप्त को देखता है। लेकिन भानुगुप्त से पहले भी कई सारे शासक रहे, कई सारे शासक रहे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे स्कंदगुप्त के बाद और भानुगुप्त से पहले कितने शासक रहे। तो हम, ठीक है, तो देखते हैं। स्कंदगुप्त का पहला उत्तराधिकारी था पुरुगुप्त। कौन था? पुरुगुप्त, ठीक है। पुरुगुप्त के बाद में जो राजा बना वह कुमारगुप्त द्वितीय बना। कौन बना? कुमारगुप्त द्वितीय बना, ठीक है। स्कंदगुप्त बना, स्कंदगुप्त के बाद में पुरुगुप्त, पुरुगुप्त के बाद में कुमारगुप्त द्वितीय, फिर बना आपका बुद्धगुप्त, फिर बना आपका बुद्धगुप्त। देखिए मैं इधर ले लेता हूँ, हल्का सा जगह का अभाव है। कौन सा बना? बुद्धगुप्त, ठीक है। बुद्धगुप्त के बाद बना नरसिंहगुप्त। नरसिंहगुप्त कौन बने? नरसिंहगुप्त। नरसिंहगुप्त के बाद में जो आपके राजा बने वह बने आपके भानुगुप्त। कौन बने? भानुगुप्त। देखिए कितने राजाओं के बाद में आपको भानुगुप्त पढ़ना होता है? 1 2 3 4, 4 राजाओं के बाद में आपको भानुगुप्त पढ़ना होता है, ठीक है। इसके बाद में आपके बने वैन्यगुप्त। इसके बाद में अगले राजा बने आपके वैन्यगुप्त। और वैन्यगुप्त के बाद में राजा बने आपके कुमारगुप्त तृतीय। कुमारगुप्त तृतीय। और कुमारगुप्त तृतीय के बाद में बना भैया आपके विष्णुगुप्त। कौन बने? विष्णुगुप्त। तो ये आपके गुप्त साम्राज्य के कुछ राजाएं हैं जिनका कालक्रम है और वह क्रम से मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सजाया, ठीक है। आपका जो एग्जाम में आता है तो वह स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के बाद में डायरेक्ट आता है आपका भानुगुप्त। और भानुगुप्त में भी जो पूछता है वह आपका केवल अभिलेख पूछता है। यहाँ से आपका सिलसिला साहित्य के माध्यम से पूछना स्टार्ट कर देगा। एक तो प्रत्येक राजा की उपाधि आपको याद होनी चाहिए, दूसरा इनकी राजधानियां आपको याद होनी चाहिए और तीसरा इनके अभिलेख आपको याद होने चाहिए। ये फिर से एक बार देखते हैं कि शासक में गुप्त साम्राज्य में पहला राजा श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बाद में घटोत्कच, घटोत्कच के बाद में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, ठीक है, नरसिंहगुप्त, भानुगुप्त, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय तथा विष्णु, ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य का पहला शासक कौन सा हो जाएगा? जो प्रथम राजा हुआ
इस एग्जाम के आधार पर, प्रश्न के आधार पर, तो प्रथम शासक की बात करेंगे हम, तो प्रथम शासक कौन हो जाएगा बड़े बाबू? श्रीगुप्त हो जाएगा। अगर हम अंतिम राजा की बात करें, अंतिम शासक की बात करें, शासक अंतिम की बात करें, तो अंतिम शासक कौन हो जाएगा? विष्णुगुप्त हो जाएगा। तो शासन क्रम से यानी शासक के क्रम से हमारे दो प्रश्न यहाँ क्लियर होते हैं। पहला प्रश्न ये क्लियर होता है कि गुप्त साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त। तथा अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। ठीक है, उतार लो, आप लोग उतार लो भाई। ठीक है, ले ले। तो सभी लोगों ने उतार लिया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब एक एक राजा को देखेंगे, उनके शासनकाल देखेंगे, उनको उपाधि देखेंगे और राजधानी देखेंगे, और क्रम से हम नोट्स बनाते चले जाएंगे। ठीक है, बढ़िया से नोट्स बनाने आपको, कहीं भी कोई गलती नहीं करनी है, और कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, हड़बड़ाहट में हल्का सा कुछ गलत हो सकता है, लेकिन लिखूंगा गलत नहीं, ये बात याद रखना। आपको जो मिलेगा यहाँ से बढ़िया मिलेगा एकदम फर्स्ट क्लास। तो हम हेडिंग डालते हैं भाई साहब श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त का हम शासनकाल देखते हैं कि 240 से 280 ईस्वी तक रहा। इनका शासनकाल जो रहा वो 240 से 280 ईस्वी तक रहा। फिर देखते हैं कि श्रीगुप्त इस वंश का कौन था? संस्थापक था। यानी श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था। इसकी उपाधि देखेंगे तो इसकी उपाधि महाराज की, इसकी उपाधि इसकी महाराज की इसकी उपाधि थी, जो कि सामंतों द्वारा ग्रहण की जाती, सामंतों द्वारा धारण की जाती थी या ग्रहण की जाती। तो सामंत क्या होते? जैसे जो व्यक्ति राजा के अधीन कार्यरत रहते थे तो उन्हें हम सामंत कहते हैं। और ये उपाधि किसके द्वारा दी जाती थी? राजा द्वारा। और धारण किसके द्वारा? महाराज सामंतों द्वारा धारण की जाती। ठीक है, इसकी उपाधि क्या थी? महाराज थे, जो कि राजा के अधीन। किसके अधीन थे? राजा के अधीन। एकदम साफ साफ लिख रहा हूँ, आप नोट्स बनाते हैं, कोई टेंशन नहीं, समय की चिंता लेना। आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, किसके अधीन थे? राजा के अधीन थे। ठीक है, आगे चलते हैं। इनका उत्तराधिकारी घटोत्कच था। इनका उत्तराधिकारी कौन था साहब? घटोत्कच था। अब घटोत्कच का जो शासनकाल था वह 280 से 319 ईस्वी था। कितना था? 280 से 319 ईस्वी था। इसकी भी उपाधि जो थी वह महाराज थी। उपाधि जो थी वो क्या थी? महाराज थी। ये भी क्या थे? राजा के अधीन थे। राजा के अधीन। जब ये लोग राजा के अधीन थे यानी सामंत थे, तो इसका मतलब ये है कि स्वतंत्र शासक नहीं थे। ये क्या नहीं थे? स्वतंत्र शासक नहीं थे। कौन दोनों लोग? श्रीगुप्त और घटोत्कच स्वतंत्र शासक नहीं थे। स्वतंत्र शासक नहीं थे। अब आप कहेंगे कि प्रश्न कैसे बनेगा? गुप्त साम्राज्य का वह कौन सा राजा था जो स्वतंत्र शासक के रूप में कार्यरत नहीं था? तो स्वतंत्र राजा के रूप में कौन कौन हो जाएंगे? एक तो श्रीगुप्त हो जाएगा और एक आपका घटोत्कच हो जाएगा। ठीक है, श्रीगुप्त हो जाएगा और घटोत्कच हो जाएगा। घटोत्कच का जो प्रश्न आता है वो आता है कि निम्नलिखित में से श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो उत्तराधिकारी हम देखेंगे तो कौन था? घटोत्कच था। कौन था? घटोत्कच। इससे सिंपल से दो प्रश्न बनते, यही केवल सिंपल से, कि श्रीगुप्त जो था वह इस वंश का संस्थापक था और घटोत्कच श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था। क्या था? उत्तराधिकारी था। उतार लिया। ठीक है, अब आगे अगले व्यक्ति बड़ा इंपोर्टेंट है साहब।
चंद्रगुप्त प्रथम, इनसे तो आपको एसएससी, रेलवे और यूपी पुलिस और यूपी एसआई साहब आपको प्रश्न मिलते ही मिलते हैं। इनके 3 प्रश्न सदैव पूछे जाते हैं, इनके 3 प्रश्न सदैव पूछे जाते हैं, वो हम देख लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, हेडिंग डालेंगे हम चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासनकाल रहा वो 319 से 350 ईस्वी तक। देखो डेटों में क्या है, थोड़ा सा हस्तक्षेप हो सकता है, कोई राइटर कैसे ही लिखता है, कोई राइटर कैसे लिखता है, सबकी अलग अलग डेटें हैं, साल 2 साल 3 साल का अंतर आपको मिलेगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन जो राजधानियां, उपाधियां हैं और संवत आपको बखूबी याद करनी है। तो चंद्रगुप्त प्रथम की जो शासनकाल रहा वो 319 से 350 ईस्वी तक रहा। बात करें कि इसको क्या कहा जाता है, तो गुप्त साम्राज्य का, इस वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो आपको एक प्रश्न नया मिला कि साहब वास्तविक संस्थापक गुप्त साम्राज्य का कौन था। तो वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएंगे, चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे साहब, चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। अगला चलते हैं, इनकी उपाधि की बात करते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि महाराजा धीराज थी। क्या थी, महाराजा धीराज। चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि जो थी वो क्या थी, महाराजा धीराज थी। क्या थी, महाराजा धीराज। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इनका राज्याभिषेक 319 ईस्वी में हुआ। राज्याभिषेक 319 ईस्वी में हुआ, जिस उपलक्ष्य में इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की, गुप्त संवत की शुरुआत की। एग्जाम में आपसे ये 2 डेटें आपसे पूछी जाती है, 319 आए तो 319 लगा देना, पैलर में पूछी जाए, मिक्स में पूछी जाए 319 से 320 तो आप 319 से 320 लगानी है। ठीक है, कि गुप्त संवत की जो शुरुआत है वह किसके द्वारा की गई थी, तो गुप्त संवत की शुरुआत भैया चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई। कब की गई, तो राज्याभिषेक के दौरान 319 ईस्वी में की गई। कब की गई, 319 ईस्वी में की गई। आपको पैलर में देता है डेट तो 319 से 320 ईस्वी लगा के आनी है, और सिंपल पूछता तो आपको 319 लगा। अब आप कहेंगे साहब दोनों दे दे, दोनों नहीं देगा, दोनों देगा तो पैलर में देगा, अगर सिंगल देगा तो 319 देगा या 320 देगा। ठीक है, आगे चलते, आगे देख लेते हैं। इनका विवाह लिच्छवी राजकुमारी, किनसे हुआ, लिच्छवी की राजकुमारी, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ। किनके साथ हुआ साहब, कुमार देवी के साथ इनका विवाह हुआ। यानी इनकी पत्नी का नाम क्या था, कुमार देवी था। किनकी पत्नी का नाम, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम जो था, यानी विवाह किसके साथ किया इन्होंने, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ किया, जिनके उपलक्ष्य में इन्होंने स्वर्ण सिक्के, कौन से सिक्के, स्वर्ण सिक्के जारी किए। कैसे सिक्के थे, स्वर्ण सिक्के जारी थे। ठीक है, स्वर्ण सिक्कों पे भी मैं आपको एक हल्की सी कोटेशन बताऊंगा, पहले हम इसको देख लेते हैं। स्वर्ण सिक्के जारी किए किसने किए, चंद्रगुप्त प्रथम ने किए। किस लिए किए, विवाह के उपलक्ष्य में, यानी कुमार देवी के सम्मान में इन्होंने स्वर्ण सिक्के जारी किए। ठीक है, इनकी राजधानी देख लेते हैं भाई। चंद्रगुप्त की प्रथम की जो राजधानी थी वो है पाटलिपुत्र थी। क्या थी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ भैया, बिहार में। पाटलिपुत्र कहाँ है, बिहार में है। ठीक है, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मगध साम्राज्य का जो हुआ, सॉरी गुप्त साम्राज्य का जो उदय हुआ था वो कहाँ हुआ था, मगध साम्राज्य में हुआ था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम हमने पूरे कर लिए हैं, इससे इंपोर्टेंट आपको नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं भाई, ज्यादा पढ़कर किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, सेलेक्टेड पढ़कर सिलेक्शन हुआ, सेलेक्टेड पढ़कर। ठीक है, ज्यादा पढ़कर नहीं, सेलेक्टेड पढ़कर। ज्यादा खाओगे पेट खराब हो जाएगा, पचा नहीं पाओ किसी कीमत पे, ये दिमाग है, रेस्ट लेके पढ़ना। ठीक है, तो हम फिर एक बार देख रहे हैं। चंद्रगुप्त प्रथम शासनकाल 319 से 350 ईस्वी, इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। उपाधि देखेंगे तो महाराजा धीराज हो जाएगी। 319 में राज्याभिषेक हुआ। गुप्त संवत की शुरुआत की 319 से 320 ईस्वी में।
लिच्छवी राजकुमारी के साथ विवाह हुआ जिनका नाम कुमार देवी था, जिनकी शादी के उपलक्ष्य में क्या किया इन्होंने, स्वर्ण सिक्के चलाए। क्या चलाए, स्वर्ण सिक्के चलाए। तथा इनकी राजधानी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी आपकी, पाटलिपुत्र हो जाएगी। आगे चलो, अगले शासक देखेंगे हम उतार ले सब। ठीक है, आगे देखते हैं। अगले राजा भैया समुद्रगुप्त। अगले राजा हैं समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त से जो प्रश्न पूछे जाते हैं आप सभी लोगों को मालूम है कि केवल और केवल मात्र 3 प्रश्न आते हैं। आप कुछ भी रट लें, कैसे भी रट लें, कहां से भी रट लें, अगर एग्जाम में वनडे एग्जाम में प्रश्न आएगा आपका, बिल्कुल आपका यही से आएगा। केवल 3 प्रश्न भाई साहब आपको याद करने हैं, कुछ नहीं याद करना, केवल 3 प्रश्न याद करने। तो इनका शासनकाल 350 से 375 ईस्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 350 से 375 ईस्वी हो जाएगा। सबसे पहले हम कुछ नहीं याद करेंगे, इनकी हम उपाधि याद करेंगे। इनकी उपाधि थी भाई साहब कविराज। क्या थी इनकी उपाधि, कविराज। इनकी उपाधि क्या थी, कविराज थी। दूसरा प्रश्न आता है कि किस शासक को अपने ही सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है, यानी कि अपने ही सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है। तो वह समुद्रगुप्त ऐसे व्यक्ति हैं, शासक हैं, जिनको अपने सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है। ये आपने प्रश्न देखा होगा कई बार, यानी कि बीड़ा बजाते हुए अपने ही सिक्कों पर इन्हें दर्शाया गया। तो वो कौन है आपके, समुद्रगुप्त हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे आपके, समुद्रगुप्त हो जाएंगे। इनकी कुछ अन्य उपाधियां भी हैं, तो अन्य उपाधियों की बात करेंगे। तो अन्य उपाधि हो जाएगी पराक्रमक, और दूसरी हो जाएगी अश्वमेध पराक्रमक। अश्वमेध पराक्रमक, ठीक है। यानी कि एक उपाधि कविराज, अन्य कई सारी उपाधियां थी, जो इंपोर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूं। पराक्रमक तथा अश्वमेध पराक्रमक क्या हो जाएगी, इनकी उपाधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उपाधि हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है साहब। क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है साहब, इनके द्वारा उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक के राजाओं को पराजित किया गया था। यानी 12 राजाओं को इनके द्वारा पराजित किया गया। कितने, 12 राजाओं को इनके द्वारा पराजित किया गया, जिसके कारण विसेंट स्मिथ के द्वारा इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया। क्या कहा गया, भारत का नेपोलियन कहा गया। इतनी चीज समझ में आई, ठीक है। अगला पॉइंट, जैसा मैंने कहा इनके अभिलेख भी याद करने। तो इनके विजयों की जानकारी, यानी समुद्रगुप्त के जो विजय की जानकारी है, समुद्रगुप्त के विजय की जो जानकारी है वह आपको हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है साहब, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त तो समझ में आए, समुद्रगुप्त समझ में आए, कोई दिक्कत यहां तक, फिर से एक बार रिकॉल करते, कोई बात नहीं, समय लगेगा। आप 1.5 1.75 की स्पीड से आप देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मैं आपको विनम्र आराम से पढ़ाऊंगा, टेंशन फ्री होकर आप पढ़ें, नोट्स बनाएं। देखिए लिखना बहुत जरूरी है, आप लिखेंगे नहीं, आप देखेंगे पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे। आपको तीनों काम करने हैं, आपको देखना भी है, सुनना भी है, और सबसे अच्छा काम आपको लिखना भी है। आप जितना लिखेंगे आपको उतना याद होगा। समुद्रगुप्त का शासनकाल 350 से 375, उपाधि कविराज, बीड़ा बजाते हुए अपने सिक्कों पर दर्शाए गए हैं। अन्य उपाधि पराक्रमक, अश्वमेध पराक्रम, भारत का नेपोलियन, 12 राजाओं को पराजित किया।
और विसेंट स्मिथ के द्वारा इन्हें कहा जाता है तथा इनकी विजाओं की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? तो हरिशेन के प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। उतार लें सभी लोग, जल्दी से उतार लें फटाफट से। तो सभी लोगों ने उतार लिया होगा, ठीक है। आज के लिए समुद्रगुप्त तक रखते हैं। कल आपको रामगुप्त के बारे में बताएंगे और शकों के आक्रमण के बारे में बताएंगे और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में आपको बताएंगे। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और झट से सब्सक्राइब भी करवाएं, जिससे कि आपको अच्छी अच्छी वीडियो यहाँ से प्राप्त हो। नमस्कार।